हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसी चल रही है बोर्ड परीक्षा की तैयारी? अच्छी ही चल रही होगी। और आज हम लोग बेटा एनसीईआरटी और एग्जाम्पल सेगमेंट में लेके आए हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्यूशंस। इलेक्ट्रिसिटी के काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है, स्कूल के एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी, जानते ही हो। और सबसे ज्यादा बच्चों को परेशानी होती है कि न्यूमेरिकल कैसे समझें, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। ठीक है, इसलिए तो एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर सीरीज लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी लेक्चर्स आ रहे हैं एनसीईआरटी के, एग्जाम्पलर के, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इनसे क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है। ठीक है, तो अपने दोस्तों के बीच में भी लेक्चर को शेयर कर देना ताकि फायदा आपको भी हो और आपके दोस्तों को भी हो। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, सॉरी बेटा, पहला क्वेश्चन है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं? ठीक है, तो भाई एक पाथवे है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का, उसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। अब करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है, पता है आपको। और एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है? कूलम बाय सेकंड पढ़ा ही होगा आपने। अब यूनिट ऑफ करंट है मतलब 1 एम्पियर करंट, और 1 एम्पियर इज इक्वल टू हो गया 1 कूलम बाय 1 सेकंड। ठीक है, मतलब अगर किसी, आप देखो ना यहां लिखा हुआ है द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू अ वायर इन 1 सेकंड। अगर किसी वायर से या उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया तक अगर आपने समझा है तो और भी अच्छी बात है। If 1 coulomb of charge is passing through the cross-sectional area of a conductor wire per unit time या per second, then it is called 1 ampere current। ठीक है, अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से, जहां से आप काउंट करते हो, पर यूनिट टाइम, ठीक है, तो फिर ये करंट 1 एम्पियर करंट हो जाता है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर के उस चार्ज को बनाया होगा। ठीक है, क्वांटिजेशन का क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन में आपको दे दिया Q का वैल्यू कितना बेटा? 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू एन ई। एन निकालना है, एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई कर देंगे। ठीक है, तो Q का वैल्यू 1 है, बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ई का वैल्यू दे दिया। अब इस 10⁻⁻19 को ऊपर लेके चले जाते हैं बेटा, और 1.6 नीचे रख देते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, 10 आ गया। और अच्छी तरह से सॉल्व करना है और इजीली, तो 10 हो गया, एक 10 इसका भी ले लेते हैं, यहाँ 10⁻18 कर देते हैं बाई 16। अब कहोगे सर आप ये क्या कर रहे हो, इससे और इजी हो जाएगा, देख लो। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ठीक है, तो 25/4 हो गया ना, इजीली डिवाइड हो गया ना बेटा। तो 25 इंटू 10⁻18/4 हो गया, डिवाइड कर ले 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, तो बहुत इजी तरीके से, बहुत क्रिस्टल क्लियर एक एक चैप्टर का एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं। ठीक है, आप अच्छी तरह से पढ़ो। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। अरे भाई पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है तो सेल यूज कर लेंगे, बैटरी यूज कर लेंगे, सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है। What is meant by saying that potential difference between 2 points is 1 volt? किसी भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब हो जाता है? ठीक है, तो सबसे पहली बात तो बेटा, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो V इज इक्वल टू क्या हो जाता है? W/Q, पता होगा आपको, पढ़ा हुआ है आपने। ठीक है, तो अगर हम यहां 1 कूलम चार्ज लेते हैं, क्योंकि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाना है, ठीक है, 1 कूलम चार्ज लेते हैं और इसको एक जगह से दूसरे जगह ले आते हैं, क्योंकि पोटेंशियल नहीं डिफाइन करना है, पोटेंशियल डिफाइन करना है। 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले आते हैं, और इसमें अगर वर्क डन हमारा 1 जूल होता है, 1 कूलम चार्ज को कैरी करने में, एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पर लाने में, अगर हमारा वर्क डन 1 जूल होता है,
तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाना होगा ना, पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। तो अगर 1 कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उठा के ले जाने में, अब उठा के ले जाएंगे तो वर्क तो करना ही होगा ना, अगर 1 जूल वर्क होता है, ठीक है, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाता है। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देख लो यहां गिवन में क्या दिया है, ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज, मतलब Q का वैल्यू हो गया बेटा 1 कूलम्ब, और V आपको दे दिया है 6 वोल्ट। अब आप जानते हैं कि V इज इक्वल टू W/Q होता है। अब कहोगे सर यहां तो एनर्जी निकालनी है ना, देख लो ना यार, Therefore W इज इक्वल टू VQ हो गया, इज इक्वल टू 6 वोल्ट इंटू 1 कूलम्ब हो गया, तो W इज इक्वल टू 6 जूल हो गया। अब इस कंडीशन में वर्क जो है वो किसके बराबर होगा, सोचो जा सा, एनर्जी के बराबर होगा, सॉरी 6 जूल। तो एनर्जी इज इक्वल टू जो है वो क्या हो जाएगा, 6 जूल हो जाएगा, ठीक है। वर्क तो एनर्जी के बराबर होता है ना, अब हर कंडीशन में नहीं होता है, आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। On what factors does the resistance of a conductor depend? रेसिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, फटाफट फटाफट बताओ। आपने पढ़ा होगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है। ये नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है ना। लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा रेसिस्टेंस घटेगा, ठीक है, आपने लेंथ से पढ़ा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, मतलब थिकनेस ऑफ वायर, अगर जो है एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, मतलब थिक वायर है तो उसका रेसिस्टेंस कम होगा, थिन वायर है रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, गर्मी में रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, ठंडी में रेसिस्टेंस कम हो जाता है वायर का, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, आपने कंडक्टर को किस चीज़ से बनाया है, कहीं आपने अर्जेंटम से तो नहीं बना दिया, तब तो बेस्ट कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिस पर किसी वायर का रेसिस्टेंस, किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक, अरे अभी तुरंत बात किए थे भाई, थिक वायर से जो है करंट ज्यादा इजीली फ्लो करेगा, बोलो का है, क्योंकि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। थिक वायर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, मोटा है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो रेसिस्टेंस कम होगा, और रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट और बढ़िया फ्लो करेगा। लेट द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, मान लीजिए रेसिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, while the potential difference across the two ends of the component decreases to half। अच्छा, potential difference को घटा के हाफ कर दिया। What change will occur in the current through it? अब करंट में क्या चेंज होगा, देख लो। मान लो किसी वायर का, किसी कंडक्टर का, लेट द रेसिस्टेंस ऑफ एन एल, किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का रेसिस्टेंस आर मान लेते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस हमने भी दे दिया है। तो इस कंडीशन में I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, V बाय आर हो जाएगा। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय आर हो जाएगा, ठीक है। अब इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय 2, मतलब V बाय 2, आपने इसको रिड्यूस करके हाफ कर दिया, तो फिर क्या होगा, फिर नया जो करंट होगा I डैश मान लेते हैं, इज इक्वल टू V बाय 2 बाय आर हो जाएगा, मतलब V बाय 2R हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू V बाय आर, और V बाय आर को आपने क्या लिखा हुआ है, I लिखा हुआ है, तो इज इक्वल टू हाफ इंटू I हो गया, इज इक्वल टू I बाय 2 हो गया, तो I डैश इज इक्वल टू I बाय 2 हो जाता है ना, मतलब करंट जो है वो रिड्यूसेस टू हाफ हो जाता है, आधा हो जाएगा। Why are coils of electric toasters and irons made of an alloy rather than a pure metal? देखो बेटा, अगर alloy से बनाओगे ना तो उसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी, तो क्या होगा, उसका रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, और हीट पैदा करेगा, आप हीटिंग एलिमेंट ही बना रहे हो, ठीक है। तो पहली बात है कि alloy का रेसिस्टिविटी ज्यादा होता है। दूसरा, गर्म होने पर भी आपको पिघलेगा उगलेगा नहीं, ठीक है ना, जैसा है वैसा रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई होता है,
ठीक है। और तीसरी बात, उसका जल्दी से कॉरोजन नहीं हो पाता है। यही सब पर्पस है जिसके कारण हम एलॉय से, ठीक है, कॉइल्स वगैरह बनाते हैं। आगे बात दिमाग में, क्या क्या बताया मैंने? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, रेसिस्टेंस हाई होगा, रेसिस्टिविटी हाई होगा, जल्दी से कॉरोड नहीं होगा, मतलब आपको हीट जनरेट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। यूज द डेटा इन टेबल 12.2 टू आंसर द फॉलोइंग। अब ये डेटा आप एनसीईआरटी बुक से देख लो, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी बता रहा था कि अगर रेसिस्टिविटी ज्यादा है तो रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा, ठीक है, और रेसिस्टिविटी कम है तो रेसिस्टेंस भी कम होगा। तो अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हिच अमोंग आयरन एंड मरकरी इज अ बेटर कंडक्टर। अब आयरन ज्यादा बढ़िया कंडक्टर है कि मरकरी ज्यादा बढ़िया कंडक्टर है? अब डेटा देख लो, आयरन की रेसिस्टिविटी कम वहां दिखा रहा होगा, ठीक है, तो आयरन आपको अच्छा कंडक्टर है, मरकरी जो है वो उतना अच्छा कंडक्टर नहीं होगा क्योंकि उसका रेसिस्टिविटी ज्यादा होता है, ठीक है। और व्हिच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। अब बेस्ट कंडक्टर भी उसमें से खोज लेना, बेस्ट कंडक्टर कौन सा होगा? जिसका रेसिस्टिविटी सबसे कम होगा, ठीक है। तो शायद अर्जेंटम उस डाटा में होगा जो बेस्ट कंडक्टर होगा। ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट consisting of a battery of 3 cells, 2 volt each, 5 ohm resistor, 8 ohm resistor, 12 ohm resistor and a plug key, all connected in series। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप क्या करो, आप 5 ohm और क्या था 8 ohm 12 ohm इसको सीरीज में ले लो, ठीक है, और 3 यहाँ सेल है, 1 2 3, ये 6 वोल्ट है, और यहाँ आप प्लग की भी जोड़ दो, सबको सीरीज में जोड़ दो, ठीक है, और सबके लिए लिख दो, यहाँ हमने 5 ओम जोड़ा है, यहाँ हमने 8 ओम जोड़ा है, यहाँ हमने 12 ओम जोड़ा है, बात खत्म, ठीक है। तो यही हो गया इसका जो है स्कीमेटिक डायग्राम। रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1। अभी जो सर्किट हमने ड्रॉ किया, ठीक है, उसको जो है फिर से ड्रॉ करना है। रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1 नहीं होगा भाई, क्वेश्चन 12 होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। Putting it an ammeter to measure the current through the resistors and a voltmeter to measure potential difference across the 12 ohm resistor। अब देखो बेटा, जैसे जैसे जोड़े थे, अब यहाँ एमीटर जोड़ देना है, तो एमीटर तो पता है सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ दो इसको, ठीक है। और ये जोड़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है 12 ओम के लिए, तो 12 ओम के लिए पैरेलल में एक जो है यहाँ वोल्टमीटर जोड़ दो, ठीक है। तो बस यही दो चीज एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए कह रहा था। सर्किट में एमीटर ऐड कर दो, कर दिया हम लोगों ने, और वोल्टमीटर ऐड कर दो 12 ओम के पास, क्योंकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमको दिखाना है। To measure potential difference across 12 ohm resistor, what would be the reading in ammeter and voltmeter? अब एमीटर का रीडिंग क्या है? तो एमीटर बेटा क्या मापता है? करंट मापता है। वोल्टमीटर क्या मापता है? पोटेंशियल डिफरेंस मापता है, ठीक है। मतलब करंट यहाँ हमको निकालना है, और क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो आई कांस्टेंट हो जाता है, करंट कांस्टेंट हो जाता है बेटा, ठीक है। तो पहले करंट निकालते हैं। देखिएगा यहां R इक्विवेलेंट आपको आ जाता है 25 ओम, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 R2 R3, ठीक है, तो 25 ओम आ जाता है, ठीक है। और V आपको दे दिया है 6 वोल्ट, तो I इज इक्वल टू हो गया V बाय R इज इक्वल टू 6/25 एम्पियर, 6/25 एम्पियर, ये तो करंट निकल गया। What would be the readings in the ammeter? तो एमीटर रीडिंग होगा 6/25 एम्पियर, ठीक है। और 12 ओम रेसिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा है निकालने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर 12 ओम रेसिस्टर। आपने अगर सीरीज पढ़ा है तो आपको पता है कि सीरीज में आई कांस्टेंट होता है और वी वेरिएबल होता है, ठीक है। वी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, तीनों को अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस यहां मिलता है, ठीक है। तो 12 ओम के लिए निकालना है, तो V इज इक्वल टू आर आई कर देंगे बेटा, 12 इंटू 6/25 कर देंगे, तो 72/25 वोल्ट हो जाएगा उसके लिए, 12 के लिए। अगर यही 8 के लिए निकालना होता तो 8 इंटू 6/25 हो जाता, यही 5 के लिए निकालना होता तो 5 इंटू 6/25 हो जाता। जस्ट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर आप इसको पैरेलल कनेक्ट करें
1 ओम को और 10 टू द पावर 6 ओम को, तो इक्विवेलेंट क्या होगा? 1 ओम 10 टू द पावर 3 ओम और 10 टू द पावर 6 ओम को अगर आप कनेक्ट करें तब क्या होगा? ठीक है, बच्चे बड़ा परेशान हो जाते हैं, सर बहुत ज़्यादा गुना भागा करना होगा तो कैसे बनेगा? बहुत इजीली बन जाएगा, देख लो, दिमाग लगा लो। देखो बेटा, पहले ए नंबर बनाते हैं। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। पैरेलल ही ना निकालना है, कनेक्टेड इन पैरेलल, हाँ पैरेलल ही निकालना है। तो 1/1 हो गया और 1/10 टू द पावर 6 हो गया। ठीक है, तो 1/1 तो बेटा 1 आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 1/1 जो है वो तो 1 ही आ जाएगा। और 10 टू द पावर 6 की अगर हम बात करें, 1/10 टू द पावर 6 की बात करें, तो ये 0.0000001, 2 2 4 2 6, हाँ ये आ जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेट अगर आप ऐड करें तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 हो गया, तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस तरह से बना लो, इस तरह से बना लो, सिंपल सी बात है, कौन सा गुना भागा करने की जरूरत है। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है आपका, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 इज इक्वल टू 1/1 1/10 टू द पावर 3 1/10 टू द पावर 6। बात वही हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, ये 0.0001 हो जाएगा और ये 0.00001 हो जाएगा। ठीक है, फिर से आप ऐड करके देख लो, 1 आएगा। तो 1/r इक्विवेलेंट अगर 1 आ रहा है तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? 1 आ जाएगा। तो इजीली सॉल्व कर लो। ठीक है, एनसीईआरटी ने अगर ट्रिक दिया है तो आप भी उसको ट्रिक से सॉल्व कर लो, इजीली सॉल्व कर लो। कौन सा एलसीएम निकालना है यहां? एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source. अच्छा, what is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all three appliances and what is the current through it? देखो बेटा, एक इलेक्ट्रिक लैंप है जो 100 ओम का है, एक टोस्टर है जो 50 ओम का है और एक वाटर फिल्टर है जो 500 ओम का है। ये तीनों मिलके जितना करंट लेता है और पैरेलल में कनेक्टेड है, ये तीनों मिलके जितना करंट लेता है इलेक्ट्रिक आयरन अकेले उतना करंट ले लेता है। मतलब इलेक्ट्रिक आयरन का रेसिस्टेंस इन तीनों के जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के बराबर होगा। अकेले ले लिया ना तो तीनों का इक्विवेलेंट अकेले हो गया ना, तो पहले तीनों का इक्विवेलेंट निकालते हैं हम लोग। 1/r equivalent is equal to 1/r1 plus 1/r2 plus 1/r3 is equal to 1/100 plus 1/50 plus 1/500। LCM ले लो, 500 हो गया, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो 16/500 हो गया बेटा। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 500/16 ओम आ गया। तो तीनों का जो इक्विवेलेंट है वो आयरन के बराबर है। तो फॉर आयरन क्या हो जाएगा? फॉर आयरन क्या हो जाएगा? R बराबर हो गया 500/16 ओम। ठीक है, अब कह रहा है कि व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन निकाल दिया, कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच एज ऑल थ्री अप्लायंसेज एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। अब इसका करंट भी निकालना है, तो करंट निकालिएगा तो I इज इक्वल टू V/R हो जाएगा। V कितना दिया है भाई? 220 वोल्ट। तो 220/500/16 हो जाएगा। तो 220 इंटू 16/500 इतना एम्पियर हो जाएगा। सॉल्व कर देना इसको। ठीक, तो यही पूछ रहा था कि रेसिस्टेंस कितना होगा और करंट निकालेंगे तब क्या होगा, है ना? बस हो गया। What are the advantages of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in series? भाई पैरेलल में जोड़ने के क्या एडवांटेज है? आपने चैप्टर में पढ़ा हुआ ही होगा इसको। ठीक है,
पैरेलल में जोड़ने के क्या एडवांटेज होंगे? सबको कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। एक डिवाइस अगर खराब हो गया तो उसके कारण सब खराब होगा ऐसी बात नहीं है, बाकी सब काम करता रहेगा। इंडिविजुअल स्विच ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो। देयर इज नो डिवीजन ऑफ वोल्टेज अमॉन्ग द अप्लायंसेस, सबको बराबर बराबर मिल जाता है, बांटने की जरूरत नहीं होती है जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच अप्लायंस इज इक्वल टू द सप्लाइड वोल्टेज, सेम बात हो गई। द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कैन बी रिड्यूस्ड बाय कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन पैरेलल, ठीक है, बता ही दिया हमने आपको। तो यही सब एडवांटेज होते हैं। How can three resistors of resistances 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm can be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm? बढ़िया बात है भाई। इसको कैसे जोड़ेंगे कि 4 ओम हो जाएगा, कैसे जोड़ेंगे कि 1 ओम हो जाएगा? तो आप क्या करो, 2 ओम सीरीज में ले लो और 3 और 6 को पैरेलल में ले लो, इस तरह से इसको ऐड कर दो। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, यहां अगर हम 2 ओम लिखते हैं, यहां 3 ओम लिखते हैं, यहां 6 ओम लिखते हैं, तो ये हमारा 4 ओम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह सोचना है कि 1 ओम कैसे आ जाएगा, इसी तरह आपको सोचना है कि 1 ओम कैसे आ जाएगा। सोचिए, सोच के बताइए, सोचिए जरा सा। अरे सोचे कि नहीं, एक तो हमने बता दिया कि 4 ओम हो जाएगा, फिर ये तीनों कहेगा तो बना के देखेंगे। अच्छा ठीक है, बना के देख लीजिए, ठीक है। मैं बता दूं इसमें करना क्या होगा, आप करके देख लेना। इसमें 2 है, फिर 3 है, फिर 6 है, सबको हम जो है पैरेलल में लेके चले जाएंगे तो फिर ये 1 दे देगा, ठीक है। और अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो फिर इसको जो है इसको आप सॉल्व करके भी दिखा दीजिएगा कि सर जब हम ये 2 ओम हो ही गया, 2 ओम हो ही गया, प्लस यहाँ अगर हम करते हैं सर तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 कर लेते हैं, 1/3 प्लस 1/6 कर लेते हैं, 6 आ जाता है, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/6 आ जाता है। तो देखो ना 1/2 हो गया ना, तो 1/r इक्विवेलेंट 2 ओम प्लस 1/r इक्विवेलेंट 1/2 आ गया, तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया। आप इसको सॉल्व करके दिखा सकते हो। यहाँ 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम सबको हम लोगों ने पैरेलल कर लिया है, तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, आप 6 ले लो, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 6/6 देखो हो गया, 1 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात? पानी पिए अभी हम, पानी ठंडा था, ठीक है। ठंडी काफ़ी ज़्यादा है ना, टेम्परेचर काफ़ी डाउन है, तो थोड़ा सा पानी जो है वो ये करवा दो, गर्म करवा दो। चलो बेटा अगले क्वेश्चन में चलते हैं। What is the highest, the lowest total resistance that can be secured by combination of 4 coils of resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm, 24 ohm? Highest और lowest, तो highest कब हो जाएगा, जब सबको सीरीज कर देंगे। lowest कब हो जाएगा, जब सबको पैरेलल कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेट कर लोगे इसको, इजी क्वेश्चन है। Why does the cord of an electric heater not glow while the heating element does? देखो बेटा ये कोड हो गया, कोड मतलब सीधा सीधा समझ लो उसका वायर। तो वायर का रेसिस्टेंस कम होता है ना, तो ये क्यों ग्लो करेगा? रेसिस्टेंस ज्यादा किसका होता है, कॉइल का ना, कॉइल ग्लो करेगा, सिंपल सा आंसर है।
कि सर कॉइल का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है वो ग्लो करेगा, कोड का रेसिस्टेंस काफी कम होता है वो ग्लो नहीं करेगा, ठीक से हीट भी नहीं होगा, तो ग्लो करने की क्या बात करते हो। कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। चलिए यहां हीट जनरेटेड हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखते हैं गिवन क्या है। गिवन में हो गया Q हो गया 96,000 कूलम, टाइम हो गया 1 आवर, तो यहाँ 1 आवर से जो है काम नहीं चलेगा चूंकि हीट जनरेटेड की बात हो रही है, ठीक है ना। तो 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे दिया है 50 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे दिया है? 50 वोल्ट दे दिया है, ठीक है। अब निकालेंगे ऐसे इसको, ये सॉल्व कैसे होगा? तो अब दो तीन तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। या तो यहां से आई निकाल लो, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना, ठीक है। और आई निकाल के फिर इसका आर निकाल लो, ऐसे लेके जा सकते हो। या फिर जो गिवन फैक्टर है, डायरेक्ट गिवन फैक्टर अगर हम लेके चलें तो डायरेक्ट गिवन फैक्टर से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट जो गिवन फैक्टर है हम उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो बेटा हीट निकालना है तो H बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी होता है। H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। अब यहां चूंकि Q और T वगैरह दिया हुआ है, तो आई आर एक जगह ले लेते हैं, आई टी एक जगह ले लेते हैं, हो गया ना। आई स्क्वायर आर टी तो हो गया, आई आर मतलब बी हो गया, और आई टी मतलब क्यू हो गया। अगर दिमाग लगाओ तो वी और क्यू तो तुम्हारे पास है, वी और क्यू तो तुम्हारे पास है, टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको यहां। तो वी हो गया कितना? 50, और क्यू हो गया कितना? 96,000, इतना जूल हो गया। अब इसको अगर हम किलो जूल में लेके चले बेटा, तो 50 इंटू 96,000 बाई 1000 किलो जूल, ये और ये कैंसिल हो गया। 96 इंटू 50 कर लेते हैं, ठीक। समझ में आ गई बात? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है, या नहीं तो मैंने बता ही दिया आपको कि क्यू टी से पहले यहां आई निकाल लो, यहां से आई कैलकुलेट कर लो, यहां से आई कैलकुलेट कर लो, फिर इस आई का यूज भी के साथ करके आर कैलकुलेट कर लो, ठीक है। फिर टाइम दिया हुआ ही है, आप H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी को डायरेक्ट कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो। An electric iron of resistance 20 ohm takes a current of 5 ampere. Calculate the heat depth. फिर यहाँ heat developed ही निकालना है, ठीक है। तो an electric iron of resistance R is equal to 20 ohm हो गया, करंट आपको 5 एम्पियर दिया हुआ ही है, और टाइम 30 सेकेंड दिया। अरे ये तो बहुत इजी हो गया भाई, यहाँ हीट डेवलप निकालना है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आपको सब दिया हुआ, आई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, कैलकुलेट कर लो। What determines the rate at which energy is delivered by a current? बेटा एनर्जी का रेट क्या कहलाता है? सोचो। अरे वर्क का रेट क्या कहलाता है? आपने पढ़ा हुआ है ना, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है। वर्क के जगह एनर्जी तो लिख ही सकते हैं ना। तो जिस रेट पर एनर्जी डिलीवर होती है उस रेट को बेटा क्या कहा जाता है? पावर कहा जाता है। सिंपल सी बात है। द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। बात खत्म। An electric motor takes 5 ampere from 220 volt line.
अब यहां देखिए गिवन फिर से, आई हो गया 5 एम्पियर, भी हो गया 220 वोल्ट। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। अब यहाँ पावर भी निकालना है और टाइम दिया हुआ है 2 आवर, इसका एनर्जी जो है कंज्यूम्ड भी निकालना है। तो बेटा पावर तो निकल ही जाएगा ना, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू 220 इंटू 5 इज इक्वल टू 1100 वॉट, निकल गया। और टाइम आपको 2 आवर दिया हुआ है, तो 1100 वॉट मतलब क्या हो गया, आप 1100 बटे 1000 कर दो, ठीक है, तो 1.1 किलोवाट हो गया ना। बीओटी यूनिट आपने पढ़ा हुआ ना, बिजली बिल जो आता है बीओटी यूनिट, ठीक है। तो पावर आपको निकल गया और टाइम आपको दिया हुआ है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू PT होता है, ठीक है। तो 1.1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2.2 किलोवाट आवर, ये हो गई इसकी एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस R इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेस। R रेसिस्टेंस का एक वायर है, उसको 5 इक्वल पीस में बांट दिया गया। वहां बैठो, बेंच पर बैठो, ठीक है, 5 इक्वल पीस में बांट दिया गया। These parts are then connected in parallel। उसके बाद पांचों पीस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। If the equivalent resistance of this combination is R, then the ratio R dash, then the ratio of R by R dash, R by R dash कैलकुलेट करना है बेटा। सिंपल क्वेश्चन है। पहले रेसिस्टेंस क्या है, R, अब उसको इक्वल पीस में बांट दिया गया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया, तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट, इक्वल पीस में 5 पीस में आपने बांटा है, तो सबका रेसिस्टेंस कितना होगा, R/5 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 ऐसे करके हो जाएगा। तो 1 बाय R/5 प्लस 1 बाय R/5 प्लस 1 बाय R/5 प्लस 1 बाय R/5 प्लस 1 बाय R/5, सही है। तो क्या हो जाएगा बेटा, 5 बाय R प्लस 5 बाय R प्लस 5 बाय R प्लस 5 बाय R प्लस 5 बाय R, ठीक है। तो 25 बाय R हो जाएगा, ठीक है। 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 25 बाय R हो गया, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R बाय 25। इसी R इक्विवेलेंट को R डैश लिखा है, तो R डैश इज इक्वल टू R बाय 25 हो गया, R बाय 25 हो गया, ठीक है। अब R बाय R डैश निकालना है आपको। नाउ R बाय R डैश, तो R तो R ही है, बाय R बाय 25 हो गया, तो R इंटू 25 बाय R हो जाएगा, R और R कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया रिजल्ट, 25 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन इसका हो गया D 25, है ना। एकदम आराम से समझा रहा हूँ, अच्छी तरह से समझो। Which of the following terms doesn't represent electric power? इलेक्ट्रिक पावर को कौन रिप्रेजेंट नहीं करता, I स्क्वायर R ये तो रिप्रेजेंट करता है। P की बात है, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R भी होता है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर, यहाँ शायद मिस्टेक हो गई है, ठीक है। I R स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, V स्क्वायर बाय R होता है ना। P इज इक्वल टू भी आई हो गया, P इज इक्वल टू भी आई हो गया, तो V इंटू आई के जगह क्या लिख सकते हैं, V बाय आर लिख सकते हैं, तो V स्क्वायर बाय आर, तो पावर का ये V स्क्वायर बाय आर भी होता है, ठीक है। तो आई आर स्क्वायर ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि कौन सा इसमें नहीं होगा, डजंट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, इसलिए आई आर स्क्वायर दिया हुआ है। An electric bulb is rated 220 volt 100 watt when it is operated on 110 volt the power consumed will be। अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 220 वोल्ट और 100 वॉट रेटिंग का है, इसको जब वो 110 वोल्ट पे हम यूज करेंगे, ठीक है, तो पावर क्या होगा, पावर कंज्यूम्ड क्या हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो डिवाइस का तो रेटिंग दिया हुआ है, इसका आर निकाल लेते हैं। गिवन में दिया हुआ है V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, P इज इक्वल टू 100 वॉट।
तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वी स्क्वायर बाय पी हो जाएगा। तो वी स्क्वायर बाय पी जब हम लोग करते हैं तो 220 इंटू 220 बाय 100 कर देते हैं, 22 484 ओम आ जाता है। अब चूंकि डिवाइस यही है, इसी को 110 वोल्ट के साथ काम यूज करना है, तो रेसिस्टेंस तो वही हो जाएगा, डिवाइस सेम है तो रेसिस्टेंस सेम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 110 वोल्ट के साथ इसको जो है यूज करना है, तब पावर क्या होगा, तो P इज इक्वल टू फिर कर लेते हैं वी स्क्वायर बाय आर, 110 इंटू 110 बाय 484, ठीक है। तो 11 10 जा और 11 से इसको काट देते हैं, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, फिर यहाँ 10 रख लेते हैं, फिर यहाँ 4 कर लेते हैं, और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक है। तो बेटा 25 वाट हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो है 25 वाट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ and equal diameters are first connected in series and then in parallel in a circuit across the same potential difference। अच्छा, टू कंडक्टिंग वायर, मान लो वायर 1 हो गया और ये वायर 2 हो गया, दो कंडक्टिंग वायर सेम मटेरियल का है, मतलब इसका भी रेसिस्टिविटी रो, इसका भी रो, इक्वल लेंथ है, लेंथ इसका भी L इसका भी L, इक्वल डायमीटर है, डायमीटर इसका भी D इसका भी D, तो डायमीटर अगर इक्वल है तो दिमाग लगा लो एरिया भी इक्वल होगा, दोनों का A हो गया। फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, अब ये सारे टर्म्स अगर इक्वल हैं तो सोचने की बात है फिर R भी इक्वल ही होगा, क्योंकि R इज इक्वल टू क्या आता है बेटा, रो L बाय A आता है। तो जब सारे टर्म्स इक्वल हैं तो R भी इक्वल होगा। अब इसको जब आप सीरीज में जोड़ते हो, इसको जब आप सीरीज में जोड़ते हो, क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट 2R आ जाएगा, R प्लस R। और जब इसको आप पैरेलल में जोड़ते हो, पैरेलल में जोड़ते हो, तब क्या आ जाएगा, तो R बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 बाय R 1 बाय R 2 बाय R हो जाएगा, R इक्विवेलेंट R बाय 2 आ जाएगा। तो सीरीज में जोड़े, पैरेलल में जोड़े, सर्किट में, और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को सेम दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस भी दोनों का सेम है, ठीक है। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब हमको HS निकालना है, HP निकालना है, और HS बटे HP का हमको रेशियो निकाल देना है, ठीक है। यही होगा, यही होगा, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट प्रोड्यूस्ड हम लोगों को जो है उसका रेशियो निकाल देना है, ठीक है। अब सारे इंफॉर्मेशंस जो है वो हैं, दिए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब आप आराम से इसको निकाल दोगे क्या, आराम से इसको निकाल दोगे क्या, कि मैं निकाल दूं? चलो साथ साथ निकाल लेते हैं, अगला पेज लेना होगा। बेटा पहले सीरीज और पैरेलल की बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर रेशियो की बात कर लेंगे। तो E इज इक्वल टू PT आपने पढ़ा है, अरे हीट भी तो एनर्जी ही है ना, E इज इक्वल टू PT आपने पढ़ा है। और दिया हुआ आपको क्या सब है, ये देखिए, V दिया है, R दिया है, R मतलब ये ले लेना है, इक्विवेलेंट वाला ले लेना है। तो जब हम इसको सीरीज में निकालते हैं तो P का फॉर्मूला V स्क्वायर बाय R होता है, इंटू T कर लेते हैं, ठीक है। तो V स्क्वायर बाय R के जगह 2R, और मान लीजिए दोनों के लिए टाइम जो है, दोनों के लिए टाइम हम लोग T लेट कर लेते हैं, इसका भी टाइम T लेट कर लेते हैं, इसका भी टाइम T लेट कर लेते हैं, ठीक है। जो दिया हुआ है उसी से निकालेंगे, V और R दिया हुआ है तो यहाँ जरूरी नहीं है कि हम I निकालें फिर उससे जो है चले जाएं फिर रेसिस्टेंस में जाके I स्क्वायर RT करके निकालें, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है।
तो इसका क्या आ गया बेटा, सीरीज में क्या आ गया, ये हम लोग सीरीज में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया v²t/2r, ये आपका सीरीज में आ गया, मतलब HS आ गया, एक निकल गया। अब पैरेलल में देख लेते हैं, पैरेलल में भी वही होगा, EP ले लेते हैं इज इक्वल टू फिर से PT हो जाएगा, फिर आपको v²/r इंटू टी हो जाएगा, फिर आपको v²/r/2 निकाला था ना आपने, चेक कर लो, r/2 निकाला था आपने, r/2 ले लो इंटू टी ले लो, तो ये आ जाएगा आपको बेटा v² इंटू 2/r इंटू टी, तो 2v²t/r आ गया, ये आपका पैरेलल में आ गया, ठीक है। अब सीरीज बाय पैरेलल करना है, HS/HP करना है, तो v²t/2r बाय हो गया 2v²t/r, तो v²t/2r इंटू r/2 v²t हो जाएगा बेटा, v²t कैंसिल, r और r कैंसिल, 1/4 आ गया, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आप दिमाग लगाओ, आप दिमाग लगाओगे तो आपसे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऑप्शन इसका 1:4 आ गया, सी हो गया। ज़्यादा परेशानी हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन उसके बाद फिर खुद से भी बना के देखना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, इसके जैसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो प्रैक्टिस करना, कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। बेटा वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करते हो, तो सिंपल सी बात है, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, इजी क्वेश्चन था। A copper wire has a diameter this and resistivity this. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? अच्छा, how much does the resistance change if diameter is doubled? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। गिवन में आपको दिया है कॉपर वायर है जिसका डायमीटर 0.5 mm है, ठीक है, तो डायमीटर हो गया 0.5 mm। अब ऑफलाइन क्लासेस में मैं बच्चों को बताता हूं कि जब डायमीटर दिया रहे, आपको लग जाए कि रेसिस्टिविटी का प्रॉब्लम है, तो उसको एरिया तक खींचते चले जाओ, ठीक है। तो डायमीटर अगर इतना दिया है बेटा, तो सबसे पहले तो रेडियस इसका हो जाएगा 0.25 mm, ठीक है, इज इक्वल टू 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए उसको SI यूनिट में। अब A इज इक्वल टू होता है πr², तो पाई इंटू 0.25 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर हो गया, ये निकल गया इसका एरिया, सही है, निकल गया। अब रेसिस्टिविटी आपको दिया है, रो दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ, लेंथ कह रहा भाई निकालो, अगर रेसिस्टेंस जो है वो 10 ओम हो जाए, ठीक, बन जाएगा, बन जाएगा। अरे सिंपल तो है, बिकॉज जो है R इज इक्वल टू, या R इज इक्वल टू रो L बाय लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, RA हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA बाय रो हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देना है, बस वैल्यू खाली पुट कर देना, ओके। चलो थोड़ा सा हम पुट भी कर देते हैं आपके लिए। L इज इक्वल टू R था 10, RA आपका हो गया पाई इंटू 0.25 10⁻⁻3, RA पाई इंटू 0.25 इंटू 0.25 इंटू 10⁻⁻6, यही ना होगा, पाई 0.25 दो बार आ जाएगा, 10⁻⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁻6 हो जाएगा। और बाय जो है रो है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻8,
1.6 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। काफी हद तक जो है, चलिए कुछ हद तक हम आपको, चूंकि बच्चे ऐसा कैलकुलेशन देखते हैं, अरे कैसे सॉल्व होगा, अब तो 10th में हो ना, बहुत आराम से सॉल्व होगा, क्यों नहीं सॉल्व होगा, दिमाग लगाते जाओ ना बस। 100 इंटू पाई इंटू 0.25 इंटू 0.25 इंटू 10⁻²। ये -8 ऊपर चला गया तो प्लस हो जाएगा ना, और -6 + 8 2 हो जाएगा, बाई 16 हो गया बेटा। ठीक है, ये 0.25 इंटू 100 25 हो जाएगा, ये भी 100 है, 0.25 ये भी 25 हो जाएगा, तो 25 इंटू 25 इंटू पाई के जगह 3.14 ले लो, बाय 16 कर दो, इसका पॉइंट हटा के यहाँ 100 कर लो, 25 4 जा 100 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब तो इजी है ना, अब तो कर लोगे ना बेटा, 25 इंटू 314 बाई 64। ठीक है, ये इसका लेंथ हो जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक, देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो फिर से, क्वेश्चन पढ़ लो फिर से, आराम से बन जाएगा, सारा चीज दिया हुआ है, लेंथ कह रहा है निकालने। अच्छा, ये क्वेश्चन इसमें और रह गया जी, हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड। अगर डायमीटर को डबल करोगे तो रेसिस्टेंस कैसे चेंज होगा, सोचो सोचो। डायमीटर अगर डबल करोगे तो एरिया 4 गुना बढ़ेगा, और एरिया जितना गुना बढ़ेगा, तुम जान ही रहे हो कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है, तो एरिया अगर 4 गुना बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस 4 गुना घटेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो, the values of current flowing in a given resistor for the corresponding values of potential difference V across the resistor are given below। I दिया हुआ है, V दिया हुआ है बेटा, यहाँ VI ग्राफ जो है वो आपको प्लॉट कर लेना है, VI ग्राफ जो है वो यहाँ आपको प्लॉट कर लेना है, कर लीजिएगा। और कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। रेसिस्टेंस कहीं से भी ले लो, चूंकि यूनिफॉर्म वैल्यू ही होना चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म वैल्यू ही होना चाहिए, तो कहीं से भी ले लो। R इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, V/I होता है। ठीक है, पहले तो वैल्यू पुट कर देना, सबका वैल्यू, I का वैल्यू इस पर पुट कर देना, V का वैल्यू इस पर पुट कर देना, फिर इसका ग्राफ जो है वो आप ड्राउ कर देना। ठीक है, जानते ही हो, पढ़े हुए ही हो। ठीक है, इस तरह से ग्राफ जो है वो इसका कर देना है, बना देना है, और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है तो स्लोप स्ट्रेट ही जाएगा, ये भी कंफर्म है। और R इज इक्वल टू V/I, कहीं से भी कोई भी वैल्यू ले लो। ठीक है, वैल्यू यहाँ खिसका हुआ है, तो इसका 0.5 के साथ 1.6 आ जाएगा, तो 1.6/0.5 हो गया, 3.2 ओम हो जाएगा। ठीक, और ग्राफ आप अपनी कॉपी में बना लो, ग्राफ कॉपी में बना लो। VI ग्राफ कह रहा है बनाने के लिए, प्लॉट VI ग्राफ, तो VI ग्राफ इसका बना दो। When a 12-volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the way। ये बहुत इजी है भाई, 12 वोल्ट का बैटरी है, V is equal to 12 volt, connected across an unknown resistor, there is a current of this। करंट का वैल्यू आपको दे दिया है 2.5 मिली एम्पियर, तो 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। अब कह रहा है इसका रेसिस्टेंस निकालिए। ठीक है, तो R इज इक्वल टू कर दीजिए ना V/I, तो V हो गया आपका 12 बाय I हो गया 2.5 इंटू 10⁻³ तो 12 इंटू 10⁻³ कर दो, बाय 2.5 कर दो, कैंसिल हो जाए काफी हद तक, उसके लिए एक जीरो यहाँ ले लो, और 5 5 जा 25। ठीक है, तो 24/5 इंटू 10⁻³ हो गया, 24/5 इंटू 10⁻³, इतना ओम हो जाएगा। ओके, बढ़े आगे।
A battery of 9 volt is connected in series with resistors this अच्छा respectively how much current would flow through the 12 ohm resistor. भाई सीरीज है तो करंट तो कांस्टेंट ही फ्लो करेगा, सीरीज में I कांस्टेंट होता है. गिवन V इज इक्वल टू 9 वोल्ट है बेटा, और R इक्विवेलेंट निकाल लो 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 13.4 ओम. ठीक है, और I इज इक्वल टू कर दो V बाय आर 9/13.4, इतना एम्पियर हो जाएगा. सॉल्व कर लेना. 90/134. How many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line? ठीक है, 220 volt का लाइन है, 5 एम्पियर करंट जो है वो उसका सप्लाई है, 5 एम्पियर करंट प्रोवाइडेड है. तो उस हिसाब से 176 ओम का कितना रेसिस्टर आप कनेक्ट करोगे. तो पहले आप जो है पहले डिवाइस के लिए देख लो. डिवाइस के लिए R इज इक्वल टू 176 ओम है, और सर्किट के लिए देख लो I इज इक्वल टू 5 एम्पियर है, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट है, R इज इक्वल टू V बाई I हो जाएगा 220/5 हो जाएगा, 44 ओम हो जाएगा. तो 44 ओम का लोड ले सकता है सर्किट, और 176 वाला कितना आप ऐड करोगे. ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R इंटू एन. एन हम ऐड करेंगे, इसमें एन डिवाइस ऐड करेंगे तो 1/44 इज इक्वल टू 1/176 इंटू एन हो जाएगा बेटा. तो 44 एन इज इक्वल टू 176 हो गया, तो n इज इक्वल टू 176/44. 4 डिवाइस हम ऐड करेंगे इसमें. ऐसे 4 डिवाइसेस हम यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं. एकदम आराम से स्लो समझा रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से जो है आपके समझ में आ रहा होगा, लेकिन सिर्फ समझने से नहीं होगा, खुद से बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आवश्यक होगा. शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेसिस्टर्स ईच ऑफ रेसिस्टेंस 6 ओम so that combination has a resistance of 9 ohm. ठीक है, ये तो आप खुद से कर लो, ये आप खुद से कर लो. अरे 6 ओम का आपको जो है 3 रेसिस्टर दिया हुआ है, उससे 9 ओम कैसे आएगा, 4 ओम कैसे आएगा. ठीक है, तो 9 ओम लाने के लिए आप क्या करोगे, तो 6 ले लो और 2 6 जो है उसको पैरेलल कर लो. इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर दो. ठीक है, 4 कैसे आएगा, अब ये भी सोच लो. ठीक है, आराम से सोच के बना लो कि 4 कैसे आएगा, इसी तरह से सोच लेना है. अगला क्वेश्चन है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वॉट. ठीक है, बल्ब के लिए देख लो आप, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट है और पावर है 10 वॉट. ठीक है बेटा, तो रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं. P इज इक्वल टू होता है V²/R, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V²/P हो जाएगा, इज इक्वल टू 220 इंटू 220/10 हो जाएगा, 4840, इतना ओम हो जाएगा. ये बल्ब के लिए आ गया. अब सर्किट कितना अलाउ कर रहा है, उसी टाइप का प्रॉब्लम है जो अभी आपने बनाया था. ठीक है, हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल with each other across the 2 wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere. Okay, V is equal to 220 volt और I is equal to 5 ampere. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R is equal to क्या हो जाएगा बताइए, V/I हो जाएगा. ठीक है, is equal to 220/5, 44 ओम. तो सर्किट अलाउ कर रहा है 44 ओम, और आपका बल्ब जो है वो 4840 ओम का आ रहा है. तो कितना बल्ब आप पैरेलल कनेक्ट करेंगे, वैसे ही बनाएंगे हम लोग, 1/R इंटू एन कर लेंगे. 4840 इंटू एन हो गया, तो 44 एन इज इक्वल टू 4840 हो गया.
n इज इक्वल टू 4840/44 हो जाएगा। 44 वन जा, फिर 4, फिर वन जा, तो बेटा 110 बल्ब आ गया। 110 बल्ब्स, इतने बल्ब्स आप कनेक्ट कर पाएंगे यहाँ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन हैज टू रेसिस्टेंसेस कॉइल ए एंड बी ईच ऑफ 24 ओम रेसिस्टेंस। अच्छा, कोई हॉट प्लेट है इलेक्ट्रिक ओवन का, उसमें दो कॉइल है, 220 पे ही चलाना है, और दो कॉइल है, दोनों 24 ओम का है। मतलब R1 बराबर भी 24 ओम हो गया, R2 बराबर भी 24 ओम हो गया। ठीक है, विच मे बी यूज सेपरेटली। अच्छा, सेपरेटली यूज कर सकते हैं उसको, इन सीरीज और इन पैरेलल। आप सीरीज में भी यूज कर सकते हैं, सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन है, सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं, सीरीज में भी यूज कर सकते हैं, पैरेलल में भी यूज कर सकते हैं। व्हाट आर द करंट्स इन 3 केसेस। तीनों केस में करंट निकालना है बेटा, सिंपल सी बात है। अगर आप सेपरेटली यूज करते हैं 220/24 एम्पियर हो जाएगा। अगर आप इसको सीरीज में यूज करते हैं 220/48 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको पैरेलल में यूज करते हैं तो पैरेलल में 24 का पैरेलल क्या हो जाएगा, 2/24 12 हो जाएगा। ठीक है, तो I3 इज इक्वल टू जो है 220/12 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह से इसको आप बना सकते हैं, है ना। कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रेसिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। 2 ओम रेसिस्टर का पावर निकालना है, सर्किट दिया हुआ है, 2 सर्किट है। ए 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम रेसिस्टर। ठीक, 1 ओम 2 ओम, 6 वोल्ट का बैटरी है बेटा, 1 ओम हो गया, 2 ओम हो गया, इसका पावर निकालना है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू पहले V/R कर देते हैं, चूंकि सीरीज में I कांस्टेंट होता है, तो 6/3 हो गया, 2 एम्पियर हो गया। ठीक है, 1 ओम 2 ओम है ना, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है। ठीक है, 2 ओम 1 ओम सीरीज में 3 ओम हो गया। I इज इक्वल टू V/R हमने निकाल दिया। अब 2 ओम वाला पावर निकालना है, कैसे निकलेगा बेटा, I²R, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 8 वॉट हो गया। अब दूसरा सर्किट लेते हैं, 4 वोल्ट बैटरी है और पैरेलल जोड़ा है 12 और 2 के, 12 और 2 के पैरेलल जोड़ा है। ये हो गया 12 ओम, ये हो गया 2 ओम, और यहाँ 4 वोल्ट की बैटरी है। इसमें तो भी कांस्टेंट होता है, फिर पावर इसी का निकालना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, भी कांस्टेंट होगा तो डायरेक्ट पावर निकल जाएगा, P इज इक्वल टू V² R निकल जाएगा। तो 4 का स्क्वायर बाय R हो गया 2, तो 16/2 हो गया, 8 ओम हो गया। सॉरी बेटा, 8 वॉट हो गया, 8 वॉट हो गया। तो पहले में भी 8 वॉट निकल जाता है, दूसरे में भी 8 वॉट निकल जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सब जब सीरीज में होता है तो I का यूज करके पावर निकालिएगा, जब पैरेलल में होता है तो V का यूज करके पावर निकालिएगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपके क्लास में ऐसा ही निकल जाता है, आराम से निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2 लैंप्स, वन रेटेड 100 वॉट 220 वोल्ट, अदर रेटेड 60 वॉट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, टू इलेक्ट्रिक मेन्स सप्लाई। What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? मतलब करंट जो है वो लाइन से कितना सप्लाई हो रहा है, टोटल करंट कितना सप्लाई हो रहा है, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले तो लैंप 1 देखते हैं बेटा। P दिया है 100 वॉट, V दिया है 220 वोल्ट, I आप जानते ही हैं P इज इक्वल टू VI होता है, तो I इज इक्वल टू P/V हो गया। ठीक है, तो 100/220 वोल्ट हो गया। ठीक है,
लैंप 2 की बात करते हैं, ये कितना करंट कंज्यूम करेगा? पावर है 60 वॉट, वोल्टेज है 220 वोल्ट, ठीक है। फिर आई निकाल देंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, P इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू पी बाई भी हो जाएगा, तो 60/220 हो जाएगा, इतना एम्पियर हो गया, ठीक है। मतलब एक में अगर हम कैंसिल करके निकालना चाहें तो 5/11 एम्पियर आता है, ठीक है, 5/11 एम्पियर आता है। अब ये वोल्ट देख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा यहाँ, ठीक है, या ना ही लिखें। और ये हो जाएगा आपको 3/11 एम्पियर, 3/11 एम्पियर। और टोटल करंट सप्लाई लाइन का, अगर आप लाइन का करंट देखें तो I1 प्लस I2 हो जाएगा, दो जगह करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो 5/11 प्लस 3/11 इज इक्वल टू 8/11 हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट में निकाल दीजिएगा। Which uses more energy, a 250 watt TV set in 1 hour or a 1200 watt toaster in 10 minutes? ठीक है, कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, E इज इक्वल टू पी टी का क्वेश्चन है। तो पहले वाले में अगर हम टीवी सेट देखें तो पावर दिया है 250 वाट, मतलब 1/4 किलो वाट हो गया, और टाइम दिया है आपको 1 आवर, E इज इक्वल टू बेटा पी टी होता है, तो 1/4 इंटू 1/4 किलो वाट आवर, इतना एनर्जी कंज्यूम करेगा कौन? टीवी सेट, ठीक है। अब टोस्टर का निकालते हैं, इसका पावर दिया हुआ है 1200 वाट, तो 1.2 किलो वाट हो जाएगा, और टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, तो 10/60 हो गया, तो 1/6 आवर हो गया। E इज इक्वल टू पी टी कर लें फिर आप, तो 1.2 इंटू 1/6 बाई 10 आप कर लो, 6 2 12 हो गया, तो 2/10, तो 0.2 किलो वाट आवर हो गया, और इसका आप निकालते हैं तो 0.25 किलो वाट आवर हो गया। तो कौन ज़्यादा कंज्यूम करेगा? टीवी सेट ज़्यादा कंज्यूम करेगा, देख लो, है ना। तो ये सब तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेसिस्टेंस 8 ओम ड्रॉज 15 एम्पियर फ्रॉम ए सर्विस मीन्स 2 आवर्स, ठीक है। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। रेट मतलब पावर निकालना है बेटा, गिवन में आपको दिया हुआ है R इज इक्वल टू 8 ओम और I इज इक्वल टू 15 एम्पियर, और टाइम दिया हुआ है आपको 2 आवर, ठीक है। और हमको इसका जो है रेट निकालना है, मतलब पावर निकालना है, फिर तो टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं है। P इज इक्वल टू I² R से हम सीधे निकाल लेंगे, या अगर चाहें तो I² RT से पहले H इज इक्वल टू I² RT से पहले इसका हीट निकाल लेंगे, ये निकल जाएगा, E निकल जाएगा, E बराबर I² RT, है ना। और उसके बाद फिर पावर निकालना है, तो फिर तो टाइम से डिवाइड करना ही है। नहीं, आपने पढ़ा है ना, P इज इक्वल टू W/T होता है, तो H जो निकालेंगे ये चाहे E लिख लो चाहे W लिख लो, उसके बराबर हो जाएगा। अब W जब I² RT के बराबर हो जाएगा तो फिर तो पावर निकालना है, तो W/T करना ही है, ठीक है। P इज इक्वल टू जो है W/T करना ही है, तो I² RT/T हो जाएगा, तो T और T तो फिर कैंसिल हो ही जाता है, I² R, तो डायरेक्ट काहे नहीं पावर हम लोग कैलकुलेट कर लें। चाहो तो आप ऐसे भी जा सकते हो, बहुत सारे बच्चे बनाते हैं। तो I² R हो गया, मतलब 15 का स्क्वायर इंटू 8 हो गया, इतना वाट हो जाएगा, ठीक है। 225 इंटू 8 वाट हो जाएगा। अब चाहो तो इसको किलोवाट में भी कन्वर्ट कर लो, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, लास्ट क्वेश्चन शायद होगा। व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स, ठीक है। टंगस्टन का काहे यूज करते हैं भाई? तो पहली बात कि उसका जो है रेसिस्टिविटी बहुत हाई होता है, ठीक है। और दूसरी बात जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, वही वाला कॉइल वाला कॉन्सेप्ट है।
दूसरा है व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयंस मेड एन एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल? सेम आंसर। व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स? बेटा सीरीज अरेंजमेंट डोमेस्टिक सर्किट में यूज कर सकते हैं क्या? बताइए। एक डिवाइस खराब होगा, बाकी एक डिवाइस अगर मान लीजिए गड़बड़ा गया तो बाकी सारे डिवाइसेस बंद हो जाएंगे। प्रॉब्लम देखिए, इक्वल वोल्टेज सारे डिवाइसेस को सप्लाई नहीं होगा, इंडिविजुअल स्विच ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, रेसिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, तो कई सारी प्रॉब्लम्स है जिसके कारण हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज नहीं करते हैं डोमेस्टिक सर्किट्स में। हाउ डज द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर वैरी व्हेन इट्स एरिया ऑफ विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? कई बार हम लोगों ने अभी तक चर्चा की है कि भाई आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है। एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, एरिया घटेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। Why are copper and aluminum wires usually employed for electrical transmission? इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए सारे आंसर्स दिए हुए हैं बेटा। इलेक्ट्रिकल आप अगर बाद में भी देखना चाहो जैसे देख लो। कॉपर और एल्युमिनियम वायर जो है उसकी रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है, गुड कंडक्टर होता है, रेसिस्टेंस भी कम होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, सारे न्यूमेरिकल्स सब जो है एक लाइन से हमने आपको समझा दिए। आप इसको समझ लो, प्रैक्टिस कर लो, खुद से प्रैक्टिस कर लो, दोस्तों के बीच लेक्चर को शेयर कर दो ताकि उनको भी अगर प्रश्न क्वेश्चन बनाने में, किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने में जो है परेशानी होती है तो उनके लिए भी थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक। अगला जो लेक्चर आएगा इसी के एग्जाम्पलर का भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से ढेर सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में होते हैं, तो आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, थैंक यू।